नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति में देखा था कि किस तरीके से जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने पटना कॉलेज के एग्जाम को, इंटरमीडिएट के एग्जाम को छोड़ दिया, और कोई भी कॉलेज में, वैसे कॉलेज जिनको अंग्रेजों द्वारा पैसे मिलते थे, वहां एडमिशन तक नहीं लिया। मदन मोहन मालवीय के कहने पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी दाखिला नहीं लिया, क्योंकि वहां भी अंग्रेजों द्वारा पैसे दिए जाते थे। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, फिर विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी की। पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं है, थोड़ी सी खेती, और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। तो बिहार विद्यापीठ से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। उसके बाद स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे इन्होंने। तो इसके बाद इसीलिए इनको अमेरिका जाकर के पढ़ने की इच्छा हुई। इनके भाषण सुनने के बाद सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव, इसको याद रखिएगा कि स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद इनको अमेरिका जाने की इच्छा हुई। इनके पिताजी जो है नॉन गजेटेड ऑफिसर थे, नहर में पहले जिलादार थे, उसके बाद रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैं सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाओ। इसीलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे, पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे। कितनी गालियां मुझे दी गई। चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए। अब देखिए, बता रहे हैं कि किस मुफलिसी से अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई किया, अमेरिका में मजदूरी करते हुए इन्होंने पढ़ाई किया। लेकिन कुछ भारतीय लोग हैं जो है जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल तक कह दिया। इस प्रकार से इनकी आलोचना की गई, बेइज्जती किया गया। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखाने में जहां जानवर मारे जाते हैं, उन कारखानों में काम किया जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे, और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटे रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी। कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शू शाइन पार्लर में उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में
इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। देखिए, अमेरिका का जयप्रकाश नारायण इतिहास बता रहे हैं कि अमेरिका में किस कठिनाई से उन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई के साथ साथ वे मजदूरी करते थे, कारखानों में, छुट्टी के दिनों में होटलों में, रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते थे, बर्तन सफाई का काम करते थे। एक चारपाई पर तीन तीन लोग रहा करते थे, सोया करते थे, मिल करके खाना बनाया करते थे। यह सिलसिला 3 साल तक चला। तो जयप्रकाश नारायण ने यहाँ बताया कि अमेरिका में जाकर के मौज मस्ती से जीवन यापन नहीं हुआ, बल्कि 3 साल कष्ट में गुजरा। हर वो काम किया, जूते पॉलिश तक किए, तब जाकर के कहीं ग्रेजुएशन पास हुए, और फिर जब स्कॉलरशिप मिला तब जाके जीवन कुछ आसान हुआ। अमेरिका में, विस्कासिन में, मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था, वह ट्राटस्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था, और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे, और वहां से जब भारत लौटा था घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश हैं, वहां के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहां से प्रश्न आपका आएगा कि अमेरिका में जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्ट थे, मार्क्सवाद के प्रभाव में थे, मार्क्सवादी विचारधारा के थे, लेकिन जब वह भारत लौटे तो कांग्रेस में शामिल हुए। तो वे बताते हैं कि आखिर वे कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल होने का क्या कारण था। तो वे बताते हैं कि कांग्रेस में इसीलिए शामिल हुए क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा यह कहती है कि अगर कोई देश गुलाम है तो जो पार्टियां, चाहे वह कोई भी विचारधारा की हो, पूंजीपति ही क्यों ना हो, कोई भी विचारधारा की हो, जो पार्टियां वहां आजादी की लड़ाई लड़ रही है, कम्युनिस्टों को भी उस पार्टी का समर्थन करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, और वह पार्टी आजादी की लड़ाई में भाग ले। इसीलिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट होते हुए भी कांग्रेस ज्वाइन किया, क्योंकि भारत में आजादी का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। तो इसको हमेशा आप याद रखिएगा। यह ठीक नहीं होगा कि मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया हो। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले, उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र, युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण आगे बताते हैं
कि सरकार का कहना है कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो जयप्रकाश नारायण इसी पर सवाल पूछते हैं कि फिर आखिर ऐसा क्यों है कि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तारी करने का वारंट जारी है, जयप्रकाश नारायण को आंदोलन रोकने के लिए कहा जा रहा है, और जो भी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपने राजधानी पटना आना चाहते हैं, पूरे बिहार से छात्र, युवक, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी पटना आना चाहते हैं, अपनी राजधानी आना चाहते हैं, पुलिस उन पर क्यों बर्बरता कर रही है, पुलिस क्यों लाठियां बरसा रही है, पुलिस क्यों उनको अपने राजधानी आने से रोक रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर जयप्रकाश नारायण सवाल उठाते हैं और यह कहते हैं कि आंदोलनकारियों को गलत कहा जा रहा है, जबकि गलत वे लोग हैं, गलत पुलिस है, गलत सरकार है, क्योंकि यह देश पुलिस का नहीं है, यह देश किसी पार्टी का नहीं है, तो यह देश जनता का है, जनता ने ही इसे बनाया है। तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण काफी गुस्से में कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। मित्रों, एक बात तो यह कहानी थी। मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्हें उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई में वे रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने, जो कि फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उनकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। अब देखिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है तो इसको याद रखिएगा कि सदानंद जी ने ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था किसे? उमा शंकर जी दीक्षित को। उमा शंकर जी दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था, क्योंकि उमा शंकर जी दीक्षित आंदोलन के दिनों में अंडरग्राउंड क्रांतिकारी साथी थे और बॉम्बे में क्रांति की जड़ें इन्हीं के पास थी, इसीलिए इन्हें ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहे, वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं, हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई। अब देखिए, यहाँ जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि कोई भी, किसी भी व्यक्ति से मेरा झगड़ा नहीं है। मैं इंदिरा जी या सरकार में बैठा कोई भी व्यक्ति से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तो देखिए क्या है झगड़ा, किसी व्यक्ति, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। तो देखिए, यहाँ बता दिए हैं कि इनका जो झगड़ा है वह किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि इनका जो झगड़ा है नीतियों से है, सिद्धांतों से है, कार्यों से, इनसे झगड़ा है। जो नीति, जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत गलत है उनके विरोध में है और उसी से झगड़ा है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं। जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जुर्रत होती थी कि हम लोग की बापू के सामने हम कहते थे, हम नहीं मानते हैं बापू यह बात।
और बापू में इतनी महत्ता थी कि इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया। गया बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैं उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया, यह बहुत गलत काम आपने किया। इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीने में वे चल बसे। देश का दुर्भाग्य है, इंदिरा जी से जो मेरा मतभेद है वह जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज्यादा गंभीर है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं कि मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है। आजादी के दिनों में भी मैं देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की भी आलोचना करता था। उनकी नीतियों से अगर सहमत नहीं होता था तो उनके मुंह पे कहता था। और महात्मा गांधी का बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी उस बात को समझाना चाहते थे। तो जयप्रकाश नारायण यहाँ बता रहे हैं कि आज विरोध कोई नया नहीं है। कोई भी नीति अगर मुझे गलत लगता था तो मैं वहां विरोध, जवाहरलाल नेहरू का भी विरोध किया, लाल बहादुर शास्त्री का भी विरोध किया। तो जहां जयप्रकाश नारायण यह कह रहे हैं कि जहां जहां मुझे कोई भी गलती दिखाई पड़ती थी, फिर वह चाहे किसी की भी आलोचना करनी हो, मैं वहां झिझकता नहीं था, मैं आलोचना करता ही था। तो इसीलिए यहाँ जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा झगड़ा है नीतियों से, मेरा झगड़ा है सिद्धांतों से, और मैं इस नीति सिद्धांत को बदलने के लिए यह क्रांति कर रहा हूं, ना कि मेरा किसी से व्यक्तिगत या इंदिरा जी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई। तो इस प्रकार से देखा आपने कि किस प्रकार जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का सही व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है बल्कि नीतियों से झगड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल इस कहानी को, इस लेख को, हम भाषण को कल खत्म करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।